तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। आज हम लोग करने वाले हैं आज का नहीं, कल का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर। और ये कब पूछा गया है तो मैं बता देता हूँ आपको डेट। ये पूछा गया है 28 दिसंबर 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, बीकॉम यानी कि कॉमर्स सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 4। पेपर का नाम है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स। ठीक है, बिजनेस मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बहुत मज़ा आएगा, सच बता रहा हूँ। और जनरल कंपटीशन की तरफ क्वेश्चन आया है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम दे के आए हैं तो क्वेश्चन को मैच करते चलिएगा कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। हालांकि मैं सभी का नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं आर्ट्स पढ़ता था अपना ग्रेजुएशन के टाइम में। ठीक है, फिर भी जितना क्वेश्चन हो सकेगा मैं बताऊँगा। और अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स का तब तो आपके लिए सुबह अल्लाह, सच बता रहा हूँ, पेपर आपका बहुत मैच कर जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं। टाइमिंग 3 आवर, फुल मार्क्स 75, पास करने के लिए 30 नंबर चाहिए आपको। ठीक है, पेपर 2 भागों में बटा है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए जो है आपका यहाँ पे 15 मार्क्स के हैं, जिसमें से पहला 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बिजनेस मैथमेटिक्स का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। आप हिंदी चाहे इंग्लिश जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें आंसर कर सकते हैं। द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। ठीक है, तो श्रेणी का अगला पद क्या है? देखिए पहला है हमारा यहाँ पे 6। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, पतला कर देता हूँ ताकि अच्छे से, हाँ, पहला है 6, दूसरा है फिर हमारा सॉरी, पहला 1, फिर 6, फिर 15, फिर 28, फिर 45। तो देखिए यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं 1, 6, 15, 28, 45, ये है। अगर हम 1 में 5 जोड़ दिए, ठीक है, तो हमारा 6 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे? 5 + 4 तो होता है हमारा यहाँ पे 15। 6 में हम 9 जोड़ेंगे तो ना 15 होगा, तो 5 + 4 जोड़ दिए। अब यहाँ पे है 28। ठीक है, तो ये कितना ज़्यादा है? 28 देखिएगा तो ये इससे 13 ज़्यादा है। 13 ज़्यादा है जी, 15 से में 13 जोड़िएगा तो 28 होगा। तो यहाँ पे इसको जोड़ के देखिए कितना होता है, 5 4 9। अब 9 + 4 कीजिए, 4 जोड़ रहा है सब में, पीछे वाला और फिर 4, 9 4 13 हो गया। ठीक है, तो 13 जोड़ने से यहाँ हो गया। अब ये हमारा 9 4 13 हो गया, ये 13 वाला, और 13 में फिर 4 जोड़िए तो कितना हो जाता है? 17। ठीक है, 28 में 17 जोड़िए तो कितना हो जाता है हमारा यहाँ पे? तो 28 में 17 जोड़ेंगे, 8 7 15 के 5 हाथ में 1। ठीक है, और ये हो जाता है 2 1 3 और एक हाथ वाला 1, तो 45 आ गया। यानी कि प्रत्येक में पिछले वाला जोड़ रहा है प्लस 4 एक्स्ट्रा जोड़ रहा है। ठीक है, तो अब हम कितना जोड़े थे? अभी 17 जोड़े थे। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 17 जोड़े थे। अब 17 + 4, ठीक है, मतलब 21 हो जाएगा। 17 जोड़ेंगे और प्लस 4 जोड़ देंगे तो 21। अब 45 में अगर हम 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 5 1 6 और 2 4 6, 66। देखिए किस में है 66, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 66। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर है हमारा बी नंबर, वैल्यू निकालना था। द वैल्यू ऑफ 6 और 8 विल बी। तो ये भाई ये मैंने कभी नहीं पढ़ा लाइफ में, इसका आंसर मैं नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, कितना होना चाहिए फिर भी? 8 6 48, मालूम नहीं यार जो नहीं पढ़े उसको सॉल्व नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ कंटिन्यूअस। तो ये आपका इंटरेस्ट निकालने बोल रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे आपको बोल दिया गया है कि ब्याज की निरंतर चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है। तो देखिए हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग भी, मतलब हमसे ज़्यादा तो आप लोग पढ़े होंगे इसमें क्योंकि ये आप लोग का सिलेबस है। पीटी ये होता है टाइमिंग, पी टी = होता है P0 प्रिंसिपल। ठीक है, और ERT होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला देखिए यहाँ पे कहीं पर भी पुट नहीं है, तो हो जाएगा हमारा, ये है लेकिन आधा अधूरा है, यहाँ पे P0 नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं डी नंबर। तो डी नंबर हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछा गया है कि इफ़ द ट्रू डिस्काउंट कितना है? 5200 रुपया है। ड्यू आफ्टर 6 मंथ 200 रुपीज़ जो है इसको, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट PA पर एनुअल। बोला गया है कि 6 महीना में 5200 रुपया हम आपको उधार दिए। कितना? 5200 टका हम तो के उधार दे रही हो। ठीक है, तो 5200 टका हम आपको उधार दिए और 6 महीना बाद आप हमको 200 रुपया कितना घुमाएं? सूद घुमाएं। ठीक है, ब्याज, इंटरेस्ट। तो बोल रहा है कि वार्षिक रूप से कितना प्रतिशत हो रहा है ब्याज। तो देखिए 6 महीना में 200 रुपया लिए, यानी कि 1 साल में 400 रुपया लेंगे। ठीक है, 1 साल में कितना लेंगे? 400 रुपया। ठीक है, यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बोला गया है, केवल ब्याज बोला गया है। ठीक है,
6 महीना में जब 200 रुपया दिए हैं ब्याज, तो 1 साल में 400 रुपया ब्याज दीजिएगा। कितना पे? 5200 पे। ठीक है, 5200, यानी कि 5200 जो है हमारा 100% है, और 400 रुपया कितना परसेंट है वही निकाल रहा है कि ये जो 5200 का 400 रुपया कितना परसेंट है, ये हमको बताइए। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 400 गुने 100 बट्टा 5200 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 400 गुने 100 बट्टा 5200। ठीक है, 1 साल का निकाल रहे हैं, यहाँ पे काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, इसको काट देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। हाँ, अब यहाँ पे कितना बच गया मेरा? 400 बट्टा 52। ठीक है, 400 बट्टा 52 बच गया। अब इसको काट दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 200। ठीक है, 2 से काटेंगे तो, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 26। 26 दूना 52 होता है, यानी कि 200 बट्टा 26। इसको फिर काटिए तो हो जाता है मेरा 100 बट्टा 13। ठीक है, 100 बट्टा 13, 100 बट्टा 13 आ गया। इसको अगर हम पूर्णांक में करेंगे तो हमारा कितना से जाएगा? 13 सत्ते 91। ठीक है, 13 सत्ते 91 होता है ना, 13 सत्ते 91 प्लस 9, तो हो गया 7 पूर्णांक 9 बट्टा 13। देखिए किस में है? ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 पूर्णांक 9 बट्टा 13। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे द वैल्यू ऑफ, ये मैंने कभी सॉल्व नहीं किया तो इसको मैं स्किप करूँगा और आगे बढ़ूँगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये आपका 5 मार्क्स का है, और यहाँ पे देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि बिजनेस मैथमेटिक्स में पूछ दिया गया है। बोला गया है यदि किसी कूट भाषा में, ठीक है, CRAMP को क्या लिखा जाता है? सी का कोड ये वाला दिया गया है, और ये जो आपका है कैन नॉट, इसका कोड दिया गया है ये वाला, और पूछ गया है कि आपका RAMPANT का कोड क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आर का कोड निकालिए। आर कहाँ पे है? तो आर है यहाँ पे। आर का कोड क्या लगाया गया? सी, यानी कि सी हो जाएगा। फिर ए का कोड यहाँ पे क्या लगाया गया? तो ए का देखिए यहाँ पे भी लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 नंबर पे, यहाँ पर भी है, यानी कि ए का कोड हो गया हमारा भी। एम का कोड क्या लगाया गया? एम चौथा रैंक पे है। ठीक है, मतलब अंतिम से दूसरा, यहाँ पे जी है, एम के लिए जी लगाया गया है, यानी कि जी लिखेंगे। पी के लिए क्या कोड लगाया गया है? तो पी का देखिए यहाँ पे टी लगाया गया, लास्ट वाला शब्द। ठीक है, तो इसको टी लिख देंगे। फिर ए का देख लेते हैं, तो ए का कोड हम लोग अभी लिखे हैं, क्या लिखे थे? ए का कोड लिखे हैं भी। ठीक है, फिर आपका एन का कोड क्या है? कहाँ है जी एन? यहाँ पे एन है हमारा तीसरा नंबर पे, यहाँ पे ए है, यानी कि ए है। और टी का कोड क्या है? लास्ट में देखिए यहाँ पे, तो टी का कोड डी लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डी, टी का डी, तो ये हमारा डी, तो ये हो जाएगा CVGTVAD। इस तरह से आपको कोड लगा के वहाँ पे बना के दिखाना होगा। मैं तो डायरेक्टली आंसर आपको बता दिया, बस उस तरह से। ठीक है, कोड को मैच कर करके दिखा देना है, लाइनिंग मार मार के इस तरह से कि इसका कोड ये है, इसके नीचे ये लिखिएगा, इसके नीचे ये लिखिएगा, और फिर आपको इसके नीचे सबको रिमार्क करके जाते जाना है, इस तरह से करते जाना है, और फाइनली आपको इस तरह से घेरा में करके आंसर कर देना है। ठीक है, 5 मार्क्स मिल गया। ए नंबर हो गया, ये आपका 5 मार्क्स का है। यहाँ पे देखिए फिर आपका 5 मार्क्स का बी नंबर में है, ये भी 5 मार्क्स का है जी। हाँ, 1 मिनट, ये कितना मार्क्स का है यहाँ पे? तो ये आपका 5 मार्क्स लिखा गया है, ये यहाँ पे, हाँ ये भी 5 मार्क्स का ही होगा। चलिए ना बनाते हैं जितना मार्क्स का है यार। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पी आर का पिता है, ठीक है, और एस क्यू का पुत्र है, तथा टी पी का भाई है। यदि आर एस की बहन है तो क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है? देखिए समझिए यहाँ पर रिलेशन को, क्या बोल रहा है इनका रिलेशन कि आर पी जो है आर का पिता है। किसका पिता है? आर का पिता है। कौन पिता है? तो फादर है, बाप है। किसका? आर का बाप कौन है? पी आर का पिता है। ठीक है, तो पी है यानी कि प्लस है, यानी कि पिता है तो प्लस है ना होंगे, महिला रहेगी तो माइनस, यानी कि पी का कोई पिता है तो माँ भी कोई होगी। ठीक है, और वो माँ जो होगी माइनस होगी। ठीक है, माइनस को माँ को माइनस से हम बोल देते हैं। फिर बोल रहा है एस क्यू का पुत्र है, लेकिन हम लोग को एस यहाँ पे कोई रिलेशन अभी नहीं दिख रहा है, तो बाद में इसको लेंगे। फिर बोल रहा है टी जो है पी का भाई है, टी पी का भाई है, पी यहाँ पे है इसका बाप, इसका भाई कौन है? टी, यानी कि आर का चाचा है आपका टी, ये भी प्लस में है क्योंकि ये पुरुष है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि यहाँ पे आर एस की बहन है, आर जो है एस की बहन है, यानी कि एस कोई है और इसकी बहन कौन है? आर, बहन है यानी कि माइनस में दे देंगे, आर जो है एक लड़की है। और यहाँ पे देखिए फिर बोल रहा है क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है। अच्छा,
यहाँ पे देखिए एस का रिलेशन दिया हुआ था दूसरे नंबर पे कि एस क्यू का पुत्र है। किसका पुत्र है? क्यू का। तो यहाँ का इसका बाप तो एक ही वो है पी, और माँ होगी तभी ना इसका पुत्र होगा। तो क्यू इसकी माँ है, तब ये इसका पुत्र हो जाएगा। ठीक है, क्यू आर का बाप पी है, ठीक है, और माँ क्यू है। उसी तरह से एस जो इसका बेटा है, इसका बाप पी है और माँ क्यू है। अब क्या पूछ रहा है? क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है? ये जो क्यू है, क्यू ये टी से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, ये क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि क्यू टी की भाभी है। टी ये जो है इसका भाभी है ना जी, भौजी है ना है। ठीक है, तो टी क्यू टी की भाभी है और टी जो है क्यू का देवर है। ठीक है, बस इस तरह से लिख दीजिएगा, हो गया आपका 5 मार्क्स। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 3 क्वेश्चन में 10 मिनट हो गया यार। ये देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। अब ग्रुप बी आता है, यहाँ पे 15 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों का आंसर करना है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है ए नंबर 4 नंबर में कि फाइंड इनवर्ज ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है यार। मैट्रिक्स मैंने पढ़ा नहीं है, शायद आप लोग भी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, और पढ़ें तो बना लीजिएगा, और नहीं पढ़ें तो फिर छूट जाएगा। आगे देख लेते हैं। फिर है आपका बिना विस्तार किए सिद्ध कीजिए इसको। ठीक है, विथाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, क्या पूछा गया है कि संडे शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इनमें कितने शब्द एस से शुरू होते हैं और इसमें कितने शब्द एन से शुरू और वाई से ख़त्म होते हैं। ठीक है, इस तरह से बताना है। तो संडे से तो पहला शब्द है आपका संडे ही, यानी कि एस से शुरू होगा और वाई से ख़त्म होगा, ये एगो शब्द हो गया। सन हो जाएगा एगो SUN। ठीक है, ये एगो वर्ड बनता है। ठीक है, DAY डे हो जाएगा एगो, डे 2 वर्ड हो गया। ठीक है, उस तरह से आपका जितना भी वर्ड बनेगा सबको देख लेना है। आप लोग अब करते रहिएगा टाइम। मैं फटाक से क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ जो कि पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, आप लोग के एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, इफ NPR = 1680। ठीक है, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जिसका नॉलेज नहीं है वो मैं क्यों बताऊँ। नेक्स्ट है आपका, यदि एक घड़ी 384 में बेची जाए। ठीक है, कितना? 384 टका में वो घड़ी को बेच दिए तो कुछ हानि होगी। ठीक है, और यदि 408 में बेची जाए तो कुछ लाभ होगा। यदि लाभ और हानि आधा हो तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? यदि लाभ हानि का आधा हो, ये जो लाभ हो रहा है, मान लीजिए मेरा लाभ X% का हो रहा है, तो हानि का आधा हो। ठीक है, हानि कितना हो रहा है? 2X हो रहा है। ठीक है, हानि का आधा, ये हमारा हानि है और ये हमारा लाभ है। ठीक है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर 384 टका में बेचते हैं तो हमको जितना हानि होता है उस, और 408 रुपये में बेचते हैं, लाभ जो होगा आधा होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल आता है हमारा 3X ना। इसको सॉल्व करने के लिए हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। बाकी आप लोग इक्वेशन बना लीजिएगा, क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, अंतर कितना है पहले अंतर निकाल लीजिए। तो 384 उधर 16 और इधर आपका 8। ठीक है, कितना हो रहा है हमारा? 24 हो रहा है ना। अगर देखिए, अगर हम इसको 400 में बेचते हैं, कितना में? 400 में बेचते हैं, तो हमारा हानि कितना का हो रहा है यहाँ पे? मतलब अगर घड़ी का मूल्य 400 रुपया होगा तो हानि कितना हो रहा है मेरा? यहाँ पे देखिए 16 रुपया का हानि हो रहा है। 384 में बेचेंगे और 400 रुपया मेरा घड़ी का दाम है, मान के चलते हैं। ठीक है, 400 रुपया मेरा घड़ी का दाम है और 384 में बेचेंगे तो 16 रुपया का हानि होगा। ठीक है, हानि कितना का हो रहा है? 16 रुपया का। और वहीं अगर हम इसको 408 में बेचते हैं तो मेरा फ़ायदा कितना का हो रहा है? 8 रुपया का। यानी कि ये जो लाभ हो रहा है और हानि, 384 में बेचेंगे तो मेरा हानि जितना होगा और 408 में जितना बेचेंगे उसका आधा है ना जी। 8 इसका आधा है, तो 400 रुपया घड़ी का दाम होगा। आपको इसको प्रोसेस से बनाना है। ठीक है, मैं तो रैंडमली बता दे रहा हूँ, जनरल कंपटीशन का आदत है इसीलिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, दो मनुष्य अरुण तथा नीरज की आय का अनुपात 5:3 है। ठीक है, एगो का आय 5 रुपया है, चाहे मान के चलिए ना, एगो का आय 5,000 रुपया, एगो का आय 3,000 रुपया है। ठीक है, तथा उनके खर्च का अनुपात 9 और 5 है। ठीक है, और यदि वे
1300 तथा 900 मासिक बचाते हैं तो उनकी वार्षिक आय क्या है, ये पूछ लिया गया है। ठीक है, सिंपल सा मान के चलिए कि इसका आय कितना है, 5,000 रुपया है। ठीक है, एगो का आय, अरुण का आय 5,000 और नीरज का आय 3,000। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि 9 और 5 का अनुपात खर्च कर ले रहा है। ठीक है, अगर इसका 9 भाग खर्चा हो जाएगा, 5,000 का 9 भाग कितना हो जाएगा, 4500। ठीक है, और तो यार नहीं, एक भाग इसका यहाँ पे देखिए, 9 भाग अगर खर्चा हो जाएगा 5 जितना भी है इसका अमाउंट, और उसमें 9 भाग खर्चा होकर 1,300 रुपया बच जाता है, यानी कि 13 पचे 65, 13 पचे सॉरी, अगर 1,300 रहेगा मेरा तो 1 मिनट, चलिए इसको प्रोसेस से बनाते हैं। ठीक है, प्रोसेस क्या बोलेगा कि 5x मान लेते हैं, x रुपया इसकी आय है। ठीक है, और इसकी आय भी x रुपया है, तो 3x इसका आय हो गया। ये आपका कौन है, तो अरुण है, और ये आपका नीरज है। ठीक है, इसमें ये कितना खर्चा कर लेता है, तो 9 खर्चा कर लेता है। ठीक है, 9 खर्चा किया, और इसमें ये कितना खर्चा करते हैं, तो ये 5 खर्चा करते हैं। ठीक है, 5 खर्चा करते हैं। अब क्या बोल रहा है कि देन इसका जो बचत होता है कितना होता है, तो ये 1,300 रुपया होता है इसका, और इसका होता है आपका 900 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा मेरा इसका वार्षिक आय। ठीक है, ऑप्शन होता तो फटाक से बन जाता यार। देखते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व कैसे कीजिएगा बस, आपने तो इक्वेशन शायद गलत बैठाए हैं हम, 1 मिनट देखते हैं। तो 9x 5x, शायद मैंने इक्वेशन को गलत बैठाया। भाई लोग आपको सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ठीक है, मुझे रेशियो का प्रोपोर्शन फिर से पढ़ना पड़ेगा यार, हालांकि बन जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। चलिए देखते हैं आगे। अगला हमारा निम्नलिखित फलन का x सापेक्ष आकलन निकालें। ठीक है, तो यहाँ पे निकालने बोला है वैल्यू। ठीक है, किसका, x का। डिफरेंटिएट WRF(x) ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो अगर सिंपल वो फॉर्मूला इक्वेशन सॉल्व करना है तो यहाँ से इंटू करके हो जाएगा, और मालूम नहीं इसको कैसे निकालते हैं, क्योंकि मैंने कॉमर्स नहीं पढ़ा है भाई। ठीक है, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, एक दो को मज़ा आ जाता है इसलिए बना देता हूँ। निम्नलिखित फलन का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। ठीक है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। आगे देख लेते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 8 वर्ष 4 माह में स्वयं का दोगुना हो जाती है, कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई धनराशि कितना, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 8 वर्ष 4 माह में स्वयं का दोगुना हो जाती है। ठीक है, 8 वर्ष 4 माह, 8 वर्ष और 4 माह में स्वयं का दोगुना, अगर 400 रुपया है तो वो 800 रुपया हो जाती है 8 साल 4 माह में। तो बोल रहा है कि 3 गुना कितना में होगी। ठीक है, 3 गुना, तो वो इसमें और 8 साल जोड़ दीजिए, 8 वर्ष 4 माह, तो कितना हो जाता है हमारा, 16 वर्ष 8 माह। ठीक है, इतना में हो जाएगा। हालांकि इसको प्रोसेस से आपको सॉल्व करना होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो जानते होंगे, PRT/100, PRT/100। ठीक है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, SI। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई धनराशि 8 वर्ष 4 माह में स्वयं का, इसको अगर सॉल्व करना चाहिएगा तो हो जाएगा PRT/SI। SI स्वयं का, x मान लेते हैं SI को। ठीक है, कितना हो जाता है, 2 गुना 2x हो जाता है 8 वर्ष। P प्रिंसिपल हमको मालूम नहीं है। ठीक है, R कितना, तो R रेट मालूम नहीं है। ठीक है, T कितना है, तो हमारा RT, और ये हमको बोल रहा है कि स्वयं का PRT 8 वर्ष, यानी कि डायरेक्ट महीना में लिख लीजिए, 12 8 96 4 100 महीना। ठीक है, और ये होता है 100। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि 3x कितना में होगा। यार सॉल्व कर लेना भाई, दिमाग खराब हो गया यार। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 6.1/4 यानी कि 24 25/4 प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
किस मूल्य का मिश्र धन 3 वर्षों में 4913 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बोल रहा है कि 12.5% है। चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, सीआई नहीं, एसआई नहीं, सीआई लगा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से किस मूलधन पर 3 वर्षों में 4913 रुपया हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो है भाई, तगड़ा है क्वेश्चन। ठीक है, आसानी से नहीं बन रहा है, मतलब सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल लेवल का। ठीक है, एमटीएस और सीएसएसएल को ये पार कर दिया। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न रेखीय प्रक्रमण समस्या को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, और ये मैक्सिमाइज दे दिया गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दे दिए गए हैं और आपको बोल दिया गया है इसको सॉल्व करने को। ठीक है, ये बिजनेस मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। देखिएगा, अगर कॉम्पिटिटिव मैथ से थोड़ा सा अप लेवल का है, यानी कि आपको यहाँ पे सब कुछ पढ़ना है। साइंस का भी क्वेश्चन घुसा दिया गया है, जो साइंस 12th पढ़े हैं। ठीक है, हालांकि आप लोग तो कॉमर्स के बच्चे हैं, तो आप लोग को भी डेफिनेटली दिक्कत हुआ होगा। अब इसका क्लास कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, यूट्यूब में बहुत सारे टीचर हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स के क्लास करवा देंगे, कर लीजिएगा। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा।